वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूनी स्टूडेंट्स हेल्पर। आज का हमारा टॉपिक है इंटरव्यूइंग कैंडिडेट्स। चलिए शुरू करते हैं और इस पूरे प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। देखिए, किसी भी कंपनी में नए लोगों को हायर करना सिर्फ एक आम सा टास्क नहीं होता। ये दरअसल कंपनी की बैकबोन है। क्यों? सोच कर देखें, अगर गलती से कोई गलत इंसान हायर हो जाए तो कंपनी का कितना वक्त, एनर्जी और पैसा ज़ाया हो जाता है। इसलिए इस पूरे प्रोसेस को ठीक से समझना बहुत ज़रूरी है। इंटरव्यू को आप सिर्फ एक आम सवाल जवाब का सेशन मत समझें, जहां एक बंदा सिर्फ सवाल पूछे जा रहा हो। ये बेसिकली एक टू वे प्रोसेस है। ये एक फ्रेंडली चैट होती है जहां दोनों पार्टीज यानी कंपनी और कैंडिडेट ये देखती हैं कि क्या उनके आपस में सच में एक गुड मैच है या नहीं। इसे ऐसे समझें जैसे दो गेयर्स होते हैं ना, जो आपस में परफेक्टली फिट होते हैं तो ही मशीन चलती है। एक तरफ कंपनी होती है जिससे अपने गोल्स अचीव करने के लिए स्पेसिफिक स्किल्स की ज़रूरत होती है, और दूसरी तरफ कैंडिडेट होता है जो अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस और सक्सेस स्टोरीज बताता है, ये दिखाने के लिए कि वो इस रोल के लिए परफेक्ट है। जब तक दोनों पार्टी सेटिस्फाई ना हो, ये गेयर ठीक से नहीं घूमेगा। अब अगर हम थोड़ा पीछे हटकर पूरी पिक्चर देखें तो इंटरव्यू दरअसल ह्यूमन रिसोर्सेज यानी एचआर की एक पूरे साइकिल का सबसे पहला और क्रूशियल हिस्सा है। एचआर लाइफ साइकिल में सबसे पहले आता है सिलेक्शन। ये वो स्टेज है जहां आप जॉब में एंटर होते वक्त ठीक पर्सन को चूज करते हैं। यही क्रिटिकल एंट्री पॉइंट डिसाइड करता है कि आगे का सफर कैसा रहेगा। फिर जब वो इंसान जॉब कर रहा होता है और वक्त गुजारता है तो अप्राइजल आता है, यानी उसकी रोजमर्रा की परफॉर्मेंस को मेजर करना और डिस्कस करना। और आखिर में किसी भी वजह से जब कोई एम्प्लॉय जॉब छोड़ता है तो एग्जिट प्रोसेस होता है जहां उसके एक्सपीरियंस का रिव्यू लिया जाता है। तो इंटरव्यू इस पूरी एचआर जर्नी का स्टार्टिंग पॉइंट है। इंटरव्यूज कंडक्ट करने के अलग अलग स्टाइल्स होते हैं। मेन तौर पर इनकी दो टाइप्स होती हैं, स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड। इन दोनों का डिफरेंस समझना आपके लिए बहुत अहम है। स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू बिल्कुल सीधा और टू द पॉइंट होता है, जैसे एक स्ट्रेट लाइन। इसमें हर कैंडिडेट से बिल्कुल सेम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और वो भी बिल्कुल एक ही सीक्वेंस में। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि सब लोगों को आपस में कंपेयर करना इजी और 100% फेयर हो जाता है। इसके बरक्स अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू एक वाइंडिंग पाथ की तरह होता है। ये थोड़ा फ्लेक्सिबल और फ्रेंडली चैट जैसा होता है, जहां बातों से बातें निकलती हैं, यानी इसमें सवालात कैंडिडेट के जवाबात के हिसाब से कंटिन्यूसली चेंज होते रहते हैं और कोई पहले से फिक्स पैटर्न नहीं होता। इसके अलावा इंटरव्यू में कितने लोग बैठे हैं, इस बेस पर भी फॉर्मेट्स बनाए जाते हैं। मिसाल के तौर पर जैसे पैनल इंटरव्यू, इसमें कंपनी के लोगों का पूरा ग्रुप, जिसे पैनल कहते हैं, एक कैंडिडेट से सवालात पूछता है। इसका मकसद ये होता है कि एक ही कैंडिडेट के बारे में अलग अलग एक्सपर्ट्स की राय मिल सके। दूसरी तरफ मास इंटरव्यू होता है, जहां बहुत सारे कैंडिडेट्स एक साथ बैठे होते हैं। अब आप सोचेंगे कि ये क्यों होता है। ये वहाँ काम आता है जहाँ कंपनी को एक साथ बहुत सारे लोगों का कॉन्फिडेंस, उनका ग्रुप बिहेवियर और पब्लिक स्पीकिंग चेक करना हो। हर फॉर्मेट का एक अलग मकसद होता है जो जॉब की ज़रूरत पर डिपेंड करता है। चलिए अब आते हैं सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट पे। आखिर इन इंटरव्यूज में सवालात किस किस्म के पूछे जाते हैं। यहाँ तीन मैंने कैटेगरीज हैं। पहली है बिहेवियरल। इसमें आपके पास एक्शंस और प्रॉब्लम्स पर फोकस होता है। जैसे कि इंटरव्यूअर आपसे पूछ सकता है कि आखिरी बार आपने किसी गुस्से वाले कस्टमर को प्रैक्टिकली कैसे हैंडल किया था। ये इसलिए किया जाता है ताकि चेक कर सकें कि आप एक्चुअली में कैसा बिहेव करते हैं। दूसरी कैटेगरी है सिचुएशनल। इसमें आपको फ्यूचर के सिनेरियोज दिए जाते हैं, यानी अगर अचानक ऐसा मसला हो जाए तो आप क्या करेंगे। ये आपकी प्लानिंग चेक करता है। और तीसरी कैटेगरी होती है स्ट्रेस क्वेश्चंस। ये थोड़े टफ और अनएक्सपेक्टेड होते हैं, बिल्कुल एक झटके की तरह। इनका मकसद सिर्फ ये देखना होता है कि आप प्रेशर में घबराते हैं या काम रहकर सिचुएशन को संभालते हैं। एक प्रॉपरली स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू डिज़ाइन करना कोई हवा में तीर चलाने वाली बात नहीं है। इसके 5 बेसिक स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला कदम ये है कि हम जॉब एनालिसिस करते हैं, यानी जॉब की एक्चुअल ड्यूटीज और ज़रूरतों को ठीक से समझते हैं। दूसरा स्टेप आता है जहां हम उन मेन ड्यूटीज को रेट करते हैं, ये तय करने के लिए कि इस जॉब में सबसे इम्पोर्टेंट काम आखिर है क्या।
जब ये हो जाता है तो तीसरे स्टेप में हम उन्हीं इम्पोर्टेंट ड्यूटीज के हिसाब से स्पेसिफिक क्वेश्चंस क्रिएट करते हैं। फिर चौथे स्टेप में बेंचमार्क आंसर्स बनाए जाते हैं, यानी पहले से तय होता है कि एक आइडियल या अच्छा जवाब कैसा होना चाहिए ताकि इंटरव्यूअर के पास पहले से एक रेफरेंस मौजूद हो। आखिर में पांचवा स्टेप आता है जहां एक इंटरव्यू पैनल अपॉइंट करके फॉर्मली इंटरव्यू कंडक्ट किया जाता है। अगर आप चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन प्रोसेस बिल्कुल फेयर हो तो इसे एक सिंपल मैथ इक्वेशन की तरह याद रखें। जब आप ट्रेंड इंटरव्यूअर्स को मिला देते हैं बेंचमार्क आंसर्स के साथ तो रिजल्ट हमेशा फेयर और एक्यूरेट कैंडिडेट कंपैरिजन निकालता है। होता यह है कि ट्रेंड इंटरव्यूअर्स को ठीक से पता होता है कि अपनी पर्सनल पसंद नापसंद को कैसे साइड पे रखना है, और जो बेंचमार्क आंसर्स होते हैं ना, वो उन्हें गाइड करते हैं कि असल में किस बेस पर मार्क्स देने हैं। जब ये दोनों चीज़ें आपस में मिल जाती हैं तो कोई अनफेयर डिसीजन का चांस ही नहीं रहता। इस पूरे प्रोसेस को मज़ीद स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए 4 बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं जो हर एचआर प्रोफेशनल को फॉलो करनी चाहिए। सबसे पहले आपका फोकस हमेशा डायरेक्टली जॉब रिलेटेड होना चाहिए। इधर-उधर की गैर ज़रूरी बातें नहीं होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट ये है कि सब कैंडिडेट्स के लिए सेम क्वेश्चंस यूज़ करें ताकि फेयरनेस मेंटेन रहे। तीसरा ये कि रेटिंग स्केल्स हमेशा डिस्क्रिप्टिव होनी चाहिए। इसका मतलब है कि सिर्फ 10 में से 5 नंबर देने के बजाय किसी की का इस्तेमाल करें ताकि किसी एक बंदे का मूड या उसकी गलत जजमेंट पूरा रिजल्ट खराब ना कर दे। आजकल क्योंकि टेक्नोलॉजी का दौर है तो ट्रेडिशनल तरीकों के साथ साथ कंप्यूटराइज्ड इंटरव्यू का ट्रेंड भी बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है। लेकिन इसके अपने फ़ायदे और नुकसान दोनों हैं। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये है कि ये प्रोसेस आपका बहुत सारा वक्त बचाता है और लोग इसमें ज़्यादा ट्रूथफुल होते हैं क्योंकि उन्हें किसी बड़े ऑफिसर के आगे बैठने की हेजिटेशन फील नहीं होती। लेकिन ज़रा सोचिए, एक स्क्रीन के सामने बैठकर इंटरव्यू देना कैसा लगता है? इसका नुकसान यही है कि काफ़ी मैकेनिकल और इम्पर्सनल फील होता है। वो जो एक ह्यूमन टच होता है ना, और कन्वर्सेशन की जो थोड़ी बहुत फ्लेक्सिबिलिटी होती है, वो इसमें बिल्कुल गायब हो जाती है। एक और चीज़ जो समझना बहुत ज़रूरी है, वो है कुछ ऐसे एरर्स और फैक्टर्स जो डायरेक्टली हमारे इंटरव्यू के फाइनल आउटकम पर असर डालते हैं। इसे ऐसे समझें जैसे ये सारे फैक्टर्स मिलकर एक फनल में गिरते हैं और एंड में एक रिजल्ट बनता है। जैसे कि फर्स्ट इम्प्रेशंस, जो कि कैंडिडेट के कमरे में आते ही चंद सेकंड्स में बन जाते हैं। फिर कभी-कभी इंटरव्यूअर को खुद जॉब की ठीक से समझ नहीं होती। यहाँ एक बहुत कॉमन मसला आता है जिसे कैंडिडेट ऑर्डर एरर कहते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर आपसे पहले आने वाला कैंडिडेट बहुत बुरा था तो उसके मुकाबले में आपकी एवरेज परफॉर्मेंस भी इंटरव्यूअर को बहुत आउटस्टैंडिंग लग सकती है। इसके अलावा कैंडिडेट की बॉडी लैंग्वेज और इंटरव्यूअर का अपना बिहेवियर, ये सब मिक्स होकर एक फाइनल रिजल्ट बनाती हैं। इंटरव्यू और सिलेक्शन प्रोसेस को ठीक से समझने के बाद अगर हम थोड़ा लीगल साइड की तरफ आएँ तो हमें जॉब टाइप्स का डिफरेंस भी लाजमी समझना चाहिए। जब कोई एम्प्लॉय हफ्ते में 40 घंटे से ज़्यादा काम करता है तो उसकी एक्स्ट्रा पेमेंट उसकी लीगली डिफाइंड जॉब टाइप पर डिपेंड करती है। अगर उसकी जॉब एग्जेम्प्ट कैटेगरी में आती है तो उसे एक्स्ट्रा घंटों की कोई ओवरटाइम पे नहीं मिलती। लेकिन अगर उसकी जॉब नॉन एग्जेम्प्ट कैटेगरी में है तो रूल अलग है। ऐसे एम्प्लॉय को उसकी नॉर्मल पे का 1.5 टाइम्स यानी 1.5 गुना ज़्यादा मिलता है ओवरटाइम के लिए। बस इसके लिए ज़रूरी है कि उसने अपने काम का प्रॉपरली अप्रूवल लिया हो। प्रैक्टिकल साइड पर एक और चीज़ ये है कि किसी भी इंटरव्यू की टाइमिंग जॉब के लेवल पर बहुत डिपेंड करती है। जैसे अगर हम लोअर लेवल जॉब्स की बात करें तो उनके लिए नॉर्मली ट्यूसडे या थर्सडे बेस्ट माने जाते हैं और इंटरव्यू ड्यूरेशन 40 से 50 मिनट काफ़ी होती है। अगर पोजीशन थोड़ी प्रोफेशनल या टेक्निकल लेवल की है तो एक्सपर्ट ओपिनियन कहती है कि सैटरडे का दिन ठीक रहता है और इसमें लगभग 60 से 90 मिनट आराम से लग जाते हैं क्योंकि टेक्निकल स्किल्स डीपली चेक करनी होती है। वहीं अगर मैनेजर्स या एग्जीक्यूटिव्स की बात हो तो उनके लिए वेडनेसडे, फ्राइडे या सैटरडे ज़्यादा बेटर होता है और इनके डिटेल्ड इंटरव्यू लंबा टाइम लेते हैं, तकरीबन 1 से 2 घंटे, क्योंकि एग्जीक्यूटिव्स के डिसीजंस का इम्पैक्ट कंपनी पर सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए उन्हें ठीक से चेक करना वक्त मांगता है। अब आखिर में इस पूरे लेक्चर को समेट लेते हैं और इसे एक पिरामिड की शक्ल में देखते हैं। किसी भी पिरामिड की तरह
اس کی بیس سب سے زیادہ اسٹرانگ ہونی چاہیے۔ تو ہماری اس فاؤنڈیشن کے پروسیس میں آتے ہیں رولز اینڈ لاز۔ اس لیگل اسٹرکچر کو فالو کرنا سب سے پہلی شرط ہے۔ اس بیس کے اوپر آتی ہے ہماری پریپریشن، جہاں ہم ایکچوئل میں اپنے انٹرویورز کو پراپرلی ٹرین کرتے ہیں اور مارکنگ کے لیے بینچ مارک سیٹ کرتے ہیں۔ اور پھر اس سب محنت اور پلاننگ کا الٹیمیٹ گول پیرامڈ کے سب سے ٹاپ پر آتا ہے، اور وہ ہے ایک بالکل فیئر سلیکشن کرنا اور اپنی کمپنی کے لیے سب سے رائٹ میچ ڈھونڈ کر نکالنا۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا کمپلیٹ ٹاپک۔ امید ہے کہ آپ کو یہ پروسیس آسانی سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ اگر لیکچر سمجھ آیا ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کریں۔ ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو